महाराष्ट्र के कोल्हापुर का एसटी बस स्टैंड। तारीख 14 अप्रैल 1991 और वक्त था रात के 11 बजे। एक बूढ़ी महिला की गोद में 2.5 साल का बच्चा बिलख रहा था। मम्मी मम्मी। महिला बच्चे को एक कोने में ले गई, उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। बच्चा और जोर से चिल्लाने लगा। बूढ़ी महिला और तिलमिला गई। उसने पूरी ताकत से बच्चे का गला दबाना शुरू कर दिया। बच्चा छटपटाने लगा। वो सामने बनी लोहे की रेलिंग की तरफ भागी, बच्चे की गर्दन पकड़ी और रेलिंग पर जोर जोर से 2-3 बार दे मारा। बच्चा खून से लथपथ हो गया, वो शांत पड़ गया। इस बूढ़ी महिला का नाम अंजना बाई था। कुछ ही पल बाद 2 जवान महिलाएं रेणुका और सीमा, वो भी अंजना बाई के पास में पहुंच गई। उनके साथ किरण नाम का एक मर्द भी था। अंजना बाई बोली, इसके कपड़े खून से सन गए हैं, थोड़े धोने पड़ेंगे। रेणुका ने तुरंत एक बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। अंजना बाई ने कपड़े धोए, बच्चे की लाश को कपड़े में लपेटा और रेणुका से बोली, इसे ठिकाने लगा दो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। रेणुका के हाथ में वड़ा पाव था। अंजना बाई ने उसके हाथ से वड़ा पाव लिया और खुद बैठकर खाने लगी। रेणुका, सीमा और किरण बच्चे की लाश को लेकर चल पड़े। पास ही कोल्हापुर का विक्रम हाई स्कूल था। वहीं सड़क किनारे टूटा हुआ रिक्शा खड़ा था। तीनों ने कुछ देर इधर उधर देखा, चुपचाप लाश रिक्शे के नीचे रख दी और बस स्टैंड लौट आए। 3 साल बाद 18 अक्टूबर 1994 रात के करीब 12 बज रहे थे। जगह पुणे का हडसवर। अंजना बाई, रेणुका और सीमा साथ में सो रहे थे। उनके साथ में 3 साल की बच्ची भी थी। अचानक वो बच्ची रोने लगी। अंजना बाई बच्ची को गोद में लेकर इधर उधर चुप कराने लगी। बीच बीच में अंजना बाई झपकी ले रही थी। इसी बीच बच्ची जोर जोर से चीखने लगी। अंजना बाई झल्लाते हुए उठी और उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए और जोर जोर से चीखने लगी। उस कमरे में सो रही रेणुका और सीमा भी जाग गई। अंजना बाई ने दरवाजा खोला और बच्ची को तीसरी मंजिल पर लेकर चली गई। बच्ची लगातार चीख रही थी, मम्मी मम्मी। अंजना बाई ने पहले पूरी ताकत से बच्ची का मुंह दबाया, लेकिन वो चुप नहीं हुई और फिर आगे बढ़ी। छत किनारे गई और नीचे झाड़ियां थी। अंजना बाई ने बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया। धम्म से आवाज आई। बच्ची का चीखना बंद हो गया। वापस कमरे में लौटकर अंजना बाई ने कहा, वो झाड़ियों के बीच में कहीं पड़ी होगी, जाओ उसे ठिकाने लगा दो। रेणुका और सीमा तेजी से गई। बच्ची झाड़ियों में थी, बेजान पड़ी हुई थी। दोनों ने मिलकर बच्ची की गर्दन तब तक दबाए रखी जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। सुनो, इसके कपड़े महंगे हैं, उतार लो, सीमा ने रेणुका से कहा। रेणुका ने बच्ची के कपड़े उतार दिए और उसे वहीं छोड़कर कमरे में आ गई। रात करीब 1 बजे रेणुका ने सूटकेस उठाया और फिर झाड़ियों के बीच पहुंच गई। बच्ची की लाश को सूटकेस से भरा और चल पड़ी। कुछ देर बाद एक नहर के पास में पहुंची, सूटकेस को नहर में बहा दिया और घर लौट आई। 11 महीने बाद 19 अगस्त 1995 को अंजना बाई, रेणुका, सीमा और किरण नासिक पहुंचे। मकवाना इलाके में उन्होंने किराए का एक कमरा लिया। हर शाम को ये लोग नाग चौकी के पास एक घर का चक्कर लगाते, चारों उस घर के आसपास घूमते, फिर लौट जाते। 10 दिन के बाद में, यानी कि 9 सितंबर 1995 को रेणुका और सीमा उसी घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। एक महिला बाहर आई। तीनों अंदर चली गई। आपस में बात करने लगी। उनके हाव भाव से लगता था कि वो एक दूसरे को जानती हैं। उस घर में 2 बच्चियां और उनके पिता थे। एक बच्ची 9 साल की थी और दूसरी 7 साल की थी। सीमा ने 9 साल की बच्ची को बुलाकर अपने पास बैठा लिया। कुछ देर के बाद में पूछा, बड़ी मम्मी तुम्हें बहुत याद करती है, कुछ दिन के लिए हमारे घर चलोगी? बच्ची बोली, हाँ। हालांकि उसके पिता मना करते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। रेणुका और सीमा उस बच्ची को लेकर अपने घर लौट आई। अंजना बाई ने बच्ची को गले से लगाया और बोली, कोल्हापुर चलोगी? बच्ची ने चहकते हुए कहा, हाँ। अगली सुबह चारों एक बस में बैठकर कोल्हापुर के लिए निकल गए। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। किरण ने कहा कि यहीं कहीं आसपास कमरा लेकर रात गुजार लेते हैं। अंजना बाई बोली, हाँ, कुछ देख लो, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास में, कुछ सस्ता देखा। कई होटल में रूम पता करने के बाद में आखिरकार एक बस स्टैंड के पास उन्हें महाराजा नाम का एक होटल में कमरा मिला। सभी रात भर यहीं रुके और अगले दिन टैक्सी बुक की। नारसोवारी के लिए निकल पड़े और उनके साथ में 9 साल की बच्ची वो भी थी। कुछ घंटे के बाद में टैक्सी गन्ने के खेत के पास से गुजर रही थी। तभी रेणुका ने टैक्सी रुकवा ली। उसने अंजना बाई से कहा, मैं पेशाब करके आ रही हूँ। वहीं टैक्सी से उतरी 9 साल की बच्ची को लेकर गन्ने के खेत की तरफ चले गई।
वो बच्ची खेत में काफी अंदर तक लेकर गई बच्ची को। बच्ची जैसे ही बैठी, रेणुका ने पीछे से उसका गला जोर से पकड़ लिया। किसी तरह बच्ची ने गला तो छुड़ा लिया, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर गई। रेणुका कूदकर उसकी छाती पर बैठ गई और गला दबाने लगी। बच्ची बोल पड़ी, ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। रेणुका ने उसका गला नहीं छोड़ा। बच्ची जो थी वो छटपटा रही थी। इसी बीच सीमा वहां आ गई। रेणुका ने सीमा से कहा, इसका हाथ पकड़ लो। सीमा बच्ची का हाथ पैर उसने जकड़ लिए। कुछ देर के बाद में बच्ची का शरीर शांत पड़ गया। 5 मिनट तक दोनों महिलाएं बेजान बच्ची को देखती रही। शरीर में कोई हलचल नहीं बची। बच्ची मर चुकी थी। दोनों ने उसे पास के नहर में ले जाकर फेंक दिया। फिर वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। अंजना बाई ने टैक्सी वाले को कहा, चलो अब चलना है। हिचकिचाते हुए ड्राइवर ने पूछा, बच्ची कहाँ गई? सीमा ने झल्लाते हुए बोला कि उसकी मां आ गई थी, उसके अपने साथ में ले गई। कुछ देर चलने के बाद में कुछ दूर गए। उसके बाद में रास्ते में उन्हें दत्तात्रेय मंदिर दिखा। अंजना बाई ने गाड़ी रुकवाई। तीनों गाड़ी से उतरे, मंदिर के बाहर लगे नल पर हाथ पैर धोए और अंदर चले गए। तीनों ने इत्मीनान से दर्शन किए, पुजारी से प्रसाद लिया और फिर नासिक लौट गए। करीब 9 महीने के बाद 12 अप्रैल 1996 कोल्हापुर की पल्लवी लॉज रूम नंबर 203 से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अंजना बाई की गोद में 1.5 साल की बच्ची थी। वो लगातार चीख रही थी। पास ही रेणुका और सीमा बैठी थी। बातों बातों में सीमा बोल पड़ी, उषा थिएटर के अंदर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये फिल्म लगी है, देखने चले क्या? अंजना बाई ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पहले इसका कुछ करो। रात भर इसका रोना सुनकर मेरे सिर में दर्द हो गया है। उसकी तेज आवाज सुनकर बच्ची और जोर से रोने लगी। अंजना बाई उठी और पूरी ताकत से बच्ची का गला दबा दिया। बच्ची की आंखें लाल हो गई, शरीर नीला पड़ गया। रेणुका ने अंजना बाई से कहा, ये तो मर गई होगी। अंजना बाई उठी और बच्ची को चादर में लपेटा और 3-4 बार उसे दीवार पर दे मारा। चादर खून से सन गई। उसने रेणुका से कहा, इसे बैग में भर दो, फिर फिल्म देखने चलते हैं। रेणुका ने लाश बैग में रखी और बैग लेकर तीनों फिल्म देखने के लिए निकल पड़ी। थिएटर में पहुंचते ही गेट पर बैठे गार्ड ने रेणुका से कहा, अब टिकट का टाइम नहीं है, देर हो गई, दूसरा शो देखना पड़ेगा। तीनों गार्ड से लड़ने लगी। तंग आकर गार्ड ने कहा, लड़ो मत, चले जाओ अंदर। आपस में कुछ बात करते हुए तीनों थिएटर के अंदर पहुंची। लाश वाला बैग साइड में रख दिया और फिल्म देखने लगी। करीब 1.5 घंटे के बाद में इंटरव्यू हुआ। सीमा उठी और डेड बॉडी वाला जो बैग था उसको लेकर लॉज रूम में पहुंच गई। वहां दोनों महिलाएं पहले से वॉशरूम के अंदर पहुंच गई। वहां 2 महिलाएं पहले से थी। सीमा बेसिन में अपना हाथ धोने लगी। जैसे ही दोनों बाहर निकली, सीमा ने एक कोने में बैग सरका दिया। अब वो धीमे कदमों से बाहर निकली और एक दुकान की तरफ चल दी। सीमा दुकानदार से बोली, भैया 3 समोसे दे दो। दुकानदार ने पैसे दिए। उसे समोसे लेकर वो हाल में आ गई। सीमा अपनी सीट पर बैठकर फिल्म देखने लगी और तीनों ने 3 घंटे 9 मिनट की पूरी फिल्म देखी। बीच बीच में तालियां बजाई, हंसी और मस्ती भी की। फिर अपने लॉज लौट गई। इधर वॉशरूम में रखे बैग से धीरे धीरे खून रिसना शुरू हो गया था। लेकिन अब उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। 27 जुलाई 1996 दोपहर का वक्त था। पुणे के शिव साई अपार्टमेंट में 3 साल का एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। सीमा रसोई में थी। रेणुका और अंजना बाई खाट पर बैठी थी, सब्जी काट रही थी। सीमा चिल्लाते हुए बोली, इसे चुप कराओ। अंजना बाई ने कहा, जा रेणुका, तू चुप करा दे। रेणुका ने बच्चे को गोद में उठाया और घूम घूम कर चुप कराने लगी, पर वो चुप नहीं हुआ। रेणुका तमतमा उठी। उसने बच्चे का गला दबाया और फर्श पर जोर से पटक दिया। चारों तरफ खून फैल गया। अंजना बाई ने रेणुका से कहा, इसे बैग में भरकर कहीं फेंक आओ। रेणुका ने लाश बैग में रखी और रात होने का इंतजार करने लगी। 12 बजे रेणुका ने सीमा से कहा, खिड़की से देखो, कोई है तो नहीं बाहर। सीमा खिड़की से झांकने लगी। नहीं, बाहर कोई नहीं है। उसने लाश से भरा बैग उठाया, दरवाजा खोला और दबे पांव सीढ़ियों से उतरने लगी। नीचे पहुंची तो सोसाइटी कंपाउंड के बगल में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। रेणुका ने बैग को उस गड्ढे के अंदर फेंका और वापस कमरे के अंदर आ गई। 2 महीने के बाद 20 अक्टूबर 1996 अंजना बाई, सीमा और रेणुका नासिक के मार्केट में घूम रही थी। तभी एक महिला की नजर उन पर पड़ी। वो दौड़ती हुई आई और अंजना बाई का हाथ पकड़कर बोली, अपनी ओर खींचते हुए जोर से उसने कहा, मेरी बेटी कहाँ है? अंजना बाई सकपकते हुए बोली, मुझे क्या पता, तुम जानो तुम्हारी बेटी कहाँ है। महिला ने गुस्से में अंजना बाई को कसकर 2 थप्पड़ जड़ दिए। फिर चीख कर कहने लगी, पिछले साल रेणुका और सीमा मेरे घर आई थी।
मेरी बेटी क्रांति से कहा था कि बड़ी मम्मी उसे बहुत याद करती है। दोनों उसे अपने साथ में ले गई। मुझसे कहा था कि अगले ही दिन क्रांति को घर पहुंचा देगी। 1 साल हो गया, आज तक बेटी घर नहीं आई। रेणुका और सीमा ने जो पता दिया था वहां तो कोई रहता नहीं है। मेरे पति कह रहे थे कि तुम लोग उसकी जान पहचान वाली हो, बच्ची को कुछ नहीं होगा। बताओ क्या किया तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ। अब शाम हो चुकी थी। मार्केट में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह भी नहीं थी। अंजना बाई गुस्से से तमतमा उठी, आंख दिखाते हुए बोली, तुम्हारी बेटी धूले शहर में है। उसने महिला का हाथ जोर से झटक दिया और फिर तीनों भीड़ में गायब हो गई। अंजना बाई को थप्पड़ मारने वाली महिला उस 9 साल की क्रांति की मां थी, जिसे 29 अगस्त 1995 को रेणुका और सीमा ने कोल्हापुर के गन्ने के खेत में मार डाला था। बेटी के धूले शहर में होने की बात सुनते ही महिला दौड़ती दौड़ती अपने घर पहुंचती है। हाँफते हुए पति मोहन गावित से उसने कहा कि हमारी क्रांति धूले में है। मोहन ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, किसने बताया? तो मोहन की पत्नी बोली, अभी बाजार में अंजना बाई, रेणुका और सीमा मिली थी। उनसे पूछा कि बेटी क्रांति कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो धूले शहर में है। मैंने उन्हें पकड़ रखा था, लेकिन तीनों भीड़ में भाग गई। पत्नी की बात सुनते ही मोहन हड़बड़ा गया। वो दौड़ते हुए पंचवटी पुलिस स्टेशन पहुंचा और हाँफते हुए कांस्टेबल परदेसी से बोला, साहब मेरी बेटी को 3 औरतों ने किडनैप कर रखा है। कांस्टेबल परदेसी बोला, कौन औरतें, कहाँ ले गई तुम्हारी बेटी को? मोहन ने रोते हुए कहा कि 1 साल पहले मेरी पहली पत्नी अंजना की 2 बेटियां घर आई थी। वो मेरी 9 साल की बेटी को अपने साथ में ले गई। कई दिनों के बाद में वो नहीं लौटी। मैं उनके घर पर दिए जो पते थे उस पर पहुंचा, लेकिन वहां पर ताला लटका हुआ था। तब से बच्ची को ढूंढ रहा हूं। आज मेरी दूसरी पत्नी सब्जी लेने बाजार गई तो वो तीनों माँ बेटी उसको मिल गई। पत्नी ने उनसे पूछा कि बेटी कहाँ है, तो धूले शहर में बोलकर भीड़ में गायब हो गई। इतना कहते कहते मोहन फूट फूट कर रोने लगा। फिर खुद को संभालते हुए बोला, साहब FIR दर्ज कर लीजिए। पुलिस ने अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों के खिलाफ FIR दर्ज की और उनकी तलाश में जुट गई। 3 नवंबर 1996 की बात है कि नासिक के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में कांस्टेबल परदेसी 3 पुलिस वालों के साथ में घूम रहे थे। अचानक कांस्टेबल परदेसी रुक गए। अपने साथियों से कहा कि कुछ दिन पहले एक FIR हुई थी। एक 9 साल की बच्ची का अपहरण का मामला था। उसमें 3 औरतों का नाम आया था। बच्ची के पिता ने जो हुलिया बताया था, ये तीनों कुछ वैसी ही दिख रही हैं। इधर अंजना बाई, सीमा और रेणुका ने जैसे ही पुलिस को देखा भागने लगी। कांस्टेबल परदेसी का शक था वो यकीन में बदल गया। उन्होंने दौड़कर तीनों महिलाओं को पकड़ लिया और थाने ले गए। परदेसी ने अपने साथी कांस्टेबल को भेजकर मोहन को थाने में बुला लिया। मोहन ने जैसे ही अंजना बाई को देखा तो गुस्से में बोला, हाँ साहब, यही ले गई थी मेरी बेटी को। इंस्पेक्टर शशिकांत बोड़े इस केस की जांच कर रहे थे। उन्होंने अंजना बाई से पूछा, कहाँ है इसकी बेटी? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। शशिकांत कुछ देर तक तीनों को देखते रहे। फिर अंजना बाई से पूछा, ये दोनों कौन है? अंजना बाई इंस्पेक्टर बोड़े को घूरते हुए बोली, मेरी बेटियां। इंस्पेक्टर, इनका बाप कहाँ है? तो अंजना बाई बोली, बड़ी बेटी रेणुका का बाप ट्रक ड्राइवर था, एक दिन अचानक छोड़कर भाग गया। फिर मैंने मोहन गावित से शादी कर ली। सीमा उसी की बेटी है। एक दिन उसने हम सबको घर से निकाल दिया। शशिकांत ने मोहन से पूछा कि इन्हें क्यों घर से निकाल दिया था? तो मोहन ने रूंधे हुए गले से बोला, साहब ये चोरी करती थी। रोज रोज मेरे घर पुलिस आती तो मैं क्या करता? कई बार समझाया लेकिन नहीं मानी तो इन्हें घर से निकाल दिया। शशिकांत बोड़े पुलिस फाइल पलटने लगे। अंजना बाई से पूछा, कब से चल रहा है ये? और तुम और तुम्हारी बेटियों तो कई बार पकड़ी जा चुकी हो, सब कुछ सच सच बताओ। बोड़े ने कुर्सी खिसकाई और एक डंडा जमीन पर पटका। अंजना बाई डर गई, बोली, 1952 तक मैं नासिक में रहती थी। गरीबी में पैदा हुई। 14 साल की थी तो ठेले से सब्जी चुराती थी। धीरे धीरे दुकानों से बिस्किट चॉकलेट चुराने लगी। इसके बाद में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की जेब काटने लगी। हर दिन के 5-10 रुपए हो जाते थे। घर वालों को पता चला तो मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मेरी बस्ती में एक ट्रक ड्राइवर रहता था, उससे मुझे प्यार हो गया। बाद में हम दोनों ने शादी कर ली। इंस्पेक्टर, तो उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? अंजना बाई बोली, जब वो काम पर जाता था तो मैं रेणुका को कमरे में छोड़कर चोरी करने निकल जाती थी। मंगलसूत्र, चेन छीनना, पॉकेट मारना, यही सब करती थी। बाद में पति को पता चल गया तो वो कहने लगा कि तुम धंधा करने जाती हो। वो मुझे उठाकर खाट से नीचे पटक देता था। एक दिन वो मुझे रेणुका को घर छोड़कर चला गया। रेणुका के साथ में 27 साल छोटी उसकी बहन सीमा भी थी। वो चुपचाप बैठी थी।
शशिकांत बोड़े ने सीमा के बारे में अंजना बाई से पूछा तो अंजना बाई ने सीमा की तरफ देखते हुए बोला कि 1970 में मेरी मुलाकात मोहन से हुई। रिटायर्ड फौजी था, मैं उसे अच्छी लगती थी। एक रोज उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी बच्ची को भी अपना लूंगा। मुझे तो सहारे की जरूरत थी, मैंने उससे शादी कर ली। 3 साल बाद सीमा पैदा हुई। तो इंस्पेक्टर ने पूछा दूसरे पति ने क्यों घर से निकाल दिया? मोहन घर से बाहर जाता तो मैं चोरी करने निकल जाती। एक रोज पुलिस घर आ गई, मोहन भी उस वक्त घर पे था। पुलिस के जाने के बाद में हम तीनों को इसने बहुत मारा, गाली देकर भगा दिया। मैं दोनों बेटियों के साथ में नासिक आ गई। मुझे अपनी बेटियों का पेट पालना था। धीरे धीरे रेणुका और सीमा भी मेरे साथ में चोरी करने लगी। इंस्पेक्टर बेड़े ने बोला तुम लोगों के साथ में एक आदमी भी रहता है, वो कौन है? अंजना बाई बोली रेणुका का पति किरण शिंदे। इंस्पेक्टर ने फिर से पूछा कि क्रांति कहाँ है, कहाँ छुपाया है? अंजना बाई ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार इंस्पेक्टर बोड़े ने सख्ती दिखाई। अंजना बाई बोल पड़ी मैंने उसे मार दिया, मार कर फेंक दिया। ये सुनते ही इंस्पेक्टर बोड़े पसीना पसीना हो गए। सोचने लगे कि 1991 से 1996 के बीच में नासिक समेत महाराष्ट्र के कई थानों से 13 से ज्यादा बच्चों के कत्ल और किडनैप हुए हैं। जो केस दर्ज हुए थे, कहीं उसके पीछे ये तीनों का हाथ तो नहीं है? उन्होंने कड़क आवाज में अंजना बाई से पूछा क्रांति के अलावा और कितने बच्चों की किडनैपिंग करके मारा है तुम लोगों ने? तो इंस्पेक्टर का यह सवाल सुन के अंजना बाई के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। कुछ देर सोचकर बोली 13। मारा तो बहुत से बच्चों को है, लेकिन गिनती याद नहीं है। हालांकि पुलिस के पास में अब इन मामलों का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। इंस्पेक्टर बोड़े अंजना बाई, रेणुका और सीमा को लेकर पुणे पहुंचे। किरण शिंदे मिला, उसके साथ 4 बच्चे भी थे। इंस्पेक्टर बोड़े ने कड़क आवाज में पूछा ये चारों बच्चे कौन है? किरण बोला साहब एक बच्चा रेणुका के पहले पति का है और बाकी 3 मेरे हैं। इंस्पेक्टर बोड़े बोले तुम भी चोरी करते हो? तो किरण ने कहा नहीं साहब, मैं इन बच्चों की देखभाल करता हूँ, घर पर ही रहता हूँ। इंस्पेक्टर बोड़े ने किरण के गाल पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। बिलखते हुए किरण बोल पड़ा ये सभी 6-7 साल से चोरी कर रहे हैं। कई बार मैं इनके साथ गया भी हूँ। ये लोग चोरी करते, पर्स मारते, मंगलसूत्र चुराते। जब पुलिस पकड़ लेती तो मैं कुछ पैसे देकर उन्हें छुड़ा लाता हूँ। इंस्पेक्टर बोड़े छानबीन करते हुए अंजना बाई के कमरे में गए। वहां कई दस्तावेज मिले जिसमें इन तीनों के नाम बदले हुए थे। किसी में देवकी तो किसी में देवली। रेणुका ने अपना नाम रिंकू और रतन भी रखा हुआ था। अंजना बाई का नाम शांताबाई भी था। इंस्पेक्टर को अंजना बाई के घर से कुछ ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इंस्पेक्टर शशिकांत बोड़े ने अंजना बाई के घर की तलाशी ली तो अलमारी में गहने, जेवर और छोटे बच्चों के कई कपड़े मिले। ये कपड़े 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चों के थे। कुछ कपड़ों पर खून जैसे निशान थे। कमरों की दीवारों पर भी खून के लाल धब्बे थे। इंस्पेक्टर बोड़े ने पूछा ये किसके कपड़े हैं? किरण ने कहा बच्चों के। बच्चों के? दर्जनों कपड़े और दीवार पर और कपड़ों पर ये धब्बे कैसे हैं? किरण ने कहा कि मुझे नहीं पता साहब। जोर से डांटते हुए इंस्पेक्टर बोड़े बोले सच बता वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। किरण ने जवाब कुछ नहीं दिया। इंस्पेक्टर बोड़े बोले परदेसी इसे थाने लेकर चलो। थाने में इंस्पेक्टर बोड़े की सख्ती के बाद में किरण टूट गया। बोल पड़ा साहब वो कपड़े किडनैप किए हुए बच्चों के हैं। अंजना बाई, रेणुका और सीमा तीनों मिलकर ये काम करती हैं। वो बच्चे कहाँ गए? इंस्पेक्टर ने पूछा। खून जैसे धब्बे क्यों थे दीवारों पर? कड़क आवाज में इंस्पेक्टर बोड़े ने जोर से पूछा। किरण ने कहा साहब तीनों ने मिलकर सारे बच्चों को पटक पटक कर मार दिया। दीवारों पर उन्हीं के खून के निशान हैं। इंस्पेक्टर बोड़े ने महाराष्ट्र में 1990 से 1996 के बीच अलग अलग थानों में दर्ज लापता या मार दिए गए बच्चों की लिस्ट निकाली। इसके बाद यह केस सीआईडी ऑफिसर सुहास नाथगोड़ा को सौंप दिया गया। सीआईडी ने किरण को गायब हुए बच्चों की फोटो दिखाई जिसमें ज्यादातर बच्चों को पहचान लिया और कहने लगा साहब ये तो 2.5 साल का संतोष की फोटो है। अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों ने इसे कोल्हापुर से किडनैप किया था। फिर कोल्हापुर बस स्टैंड पर उसे मारकर लाश विक्रम हाई स्कूल के पास में ऑटो रिक्शा के नीचे रख दी थी। फिर कुछ और फोटो देखकर किरण बोला संतोष के बाद बंटी, गुड्डू, अंजलि, भाग्यश्री, क्रांति, गौरी, पंकज और स्वप्निल, इन सबको इन लोगों ने मार दिया। सभी छोटे बच्चे थे, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 9 साल का। इन लोगों ने कुछ भीख मांगने वाले बच्चों को भी उठाया था।
लेकिन उनको मारा नहीं। वो बच्चे कहाँ हैं? अब जवाब मिला, साहब भीड़ वाली जगह पर छोड़ आए थे। अब वो बच्चे कहाँ हैं मुझे नहीं पता। कोल्हापुर पुलिस ने सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी कत्ल करने, 365 अपहरण, 120 बी आपराधिक साजिश ने, 342 किसी को बंधक बनाए रखना, 344 किसी को 10 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाए रखना समेत कई धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया। सीआईडी ऑफिसर सुहास नाथगोड़ा ने 3 महीने के भीतर इन सभी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। चारों को उन जगहों पर ले जाया गया जहां इन लोगों ने बच्चों को मार कर फेंका था। कुछ डेड बॉडीज के तो कपड़े भी अभी तक नहीं गले थे, चप्पलें भी पास नहीं पड़ी थी, एक बच्ची के कान की बाली भी बरामद थी। सीआईडी ऑफिसर नाथगोड़ा सोचने लगे कि इन लोगों ने तो सच में बच्चों को मारा है और इन पर चोरी और लूट का बच्चों से आखिर क्या कनेक्शन। उन्होंने अंजना बाई और उनकी दोनों बेटियों से पूछा कि किडनैप के बाद तुम लोगों बच्चों को आखिर क्यों मारा। अंजना बाई हंसने लगी एक डायन की तरह। कुछ देर के बाद झल्लाते हुए बोली, मारती नहीं तो क्या करती? वो चोरी करने में साथ नहीं दे रहे थे, चोरी करने में बच्चों का साथ। उन्होंने चारों को धमकाते हुए कहा कि सच सच बताओ कि पूरा मामला क्या है, वरना सबकी खाद उधेड़ दूंगा। तो रेणुका बोली, एक बार पॉकेट मारते हुए मैं पकड़ी गई, तब मेरा बेटा आशीष मेरी गोद में था। लोग मुझे मारने पीटने लगे तो मैं कहने लगी कि बच्चे के लिए मजबूरी करके कर रही हूँ, पेट पालने के लिए चोरी कर रही हूँ, इस बच्चे के लिए मुझ पर रहम कर दो। बच्चे की बात सुनकर उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। ये बात मैंने अंजना बाई को बताई तो उसने कहा कि क्यों न चोरी करते वक्त हम अपने साथ में बच्चों को ले जाएं। मैं अपना बेटा तो हर बार ले जा नहीं सकती थी, तो हमने बच्चा चोरी करने का प्लान बनाया। कभी अकेली औरतों की मदद करने के बहाने उनके बच्चे चुराए तो कभी झुग्गी वालों के बच्चे लेकर भाग निकले। बच्चों को साथ लेकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते, कभी पर्स मारते, कभी मंगलसूत्र छीन लेते। जब पकड़े जाते तो कह देते कि इन्हीं बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। लोगों को दया आ जाती तो वो हमें जाने देते। जो बच्चे थोड़े बड़े रहते उनसे चोरी भी करवाते। एक बार तो मंदिर में चोरी करते पकड़ी गई तो कहा बच्चे के लिए कर रही हूँ। लोग पुलिस बुलाने की धमकी देने लगे। तब मैंने गुस्से में बच्चे को जमीन पर पटक दिया और चीख चीख कर कहने लगी, सब इसकी वजह से हुआ है। लोगों को बच्चे का खून देखकर दया आ गई। वो लोग मुझे पैसे देते हुए बोले बच्चे का इलाज करवा लेना। हालांकि ये बच्चे घर में काफी तंग करते थे, दिन रात चीखते थे। हम डर गए कि कहीं इनकी आवाज सुनकर कोई आ न जाए। फिर तो हमारा भांडा भी फूट गया, इसलिए हम 2-4 दिन बाद बच्चे को मार देते थे और फिर नया बच्चा उठा लाते थे। अब पुलिस ने मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर में लोकल लोगों से चारों के बारे में पूछताछ शुरू की। कई लोगों ने बताया कि जी साहब पहचानते हैं, ये लोग किराए पर रहते थे। घर से हर वक्त बच्चों के रोने की आवाज आती रहती थी। कई बार अचानक बच्चों की आवाज बंद हो जाती थी। अंजना बाई, रेणुका, सीमा और किरण चारों कोल्हापुर जेल के अंदर बंद थे। सीआईडी ऑफिसर केस की कड़ियां जोड़ने में जुटे थे। किरण अपनी पत्नी रेणुका, अंजना बाई और सीमा के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया था, इसलिए उसे सरकारी गवाह बना दिया गया था। कोल्हापुर सेशन कोर्ट ने अंजना बाई और उसकी बेटियों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोर्ट में महालक्ष्मी धर्मशाला के रजिस्टर में एंट्री, पल्लवी लॉज की एंट्री, प्रतिभा और मोहन गावित और किरण के बयान पेश किए और साथ ही जिन माताओं ने अपने बच्चे की फोटो और उनके कपड़े पहचाने थे उनकी गवाही भी हुई। कुल 156 गवाहों के बयान कोर्ट के अंदर पेश किए गए। अंजना बाई, रेणुका और सीमा का केस लड़ने वाले कोल्हापुर के एडवोकेट मनिक मुलिक याद करते हैं जेलर के जरिए कि अंजना बाई ने मुझे बुलाकर कहा था कि मैं उनका केस लड़ूं। कोर्ट में किरण ने बयान दिया कि इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड अंजना बाई है। ज्यादातर बच्चों की हत्या उसी ने की है। रेणुका और सीमा कुछ ही मामलों के अंदर शामिल हैं। तो इस बीच 17 दिसंबर 1997 को अंजना बाई की जेल में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस पूरे केस को कवर करने वाले कोल्हापुर के सीनियर जर्नलिस्ट नंदू ओटारी बताते हैं कि किरण शिंदे ने कोर्ट में एक एक बच्चों की किडनैपिंग और कत्ल की कहानी बतानी शुरू की तो वहां सन्नाटा पसर गया। हर कोई मौन था कि इतनी बेरहमी से हत्या, वो भी मासूमों की। कौन भला ऐसी कहानियां सुन पाता। 1 महीने तक उनके बयान दर्ज किए जाते रहे। गवाही के दौरान एक महिला ने अपनी बच्ची की कान की बाली पहचानी तो वो देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। कटघरे में ही वो बेहोश हो गई। सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम ने कोर्ट में कहा कि कितनी शर्म की बात है माय लॉर्ड कि एक महिला
अपनी दोनों बेटियों के साथ 4 शहरों से 6 साल में दर्जनों अनाथ लावारिस दूध मुहे बच्चों का किडनैप कर रही है, उन्हें मारती रही, लेकिन हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। जब अंजनाबाई के दूसरे पति मोहन गावित की बच्ची को किडनैप किया गया और उसका बेरहमी से मर्डर किया गया, तब इस मामले का खुलासा हुआ। हम देर से आए, लेकिन सभी बच्चों को उनके माता पिता को न्याय मिलना चाहिए। पूरे देश की नजर कोर्ट पर है। अंजनाबाई के वकील मनिक मुलिक ने यहाँ एक पैंतरा चला। अंजनाबाई की मौत हो चुकी थी, रेणुका और सीमा के बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरा दोष अंजनाबाई के ऊपर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि हुजूर, इस केस का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अंजनाबाई के दामाद और रेणुका के पति किरण ने खुद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि इस पूरे किडनैपिंग और मर्डर केस में अंजनाबाई का हाथ है। उसकी तो मौत हो गई है, फिर अंजनाबाई के जुर्म की सजा रेणुका और सीमा को क्यों मिले? हालांकि कोर्ट वकील मनिक मुलिक की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। तब उज्जवल निकम ने किरण को कोर्ट के सामने पेश किया। इस बार किरण अपने बयान से पलट गया। उसने कहा, हुजूर, रेणुका और सीमा भी हर कत्ल में शामिल रही हैं। मनिक मुलिक ने फिर कहा कि साहब, इन दोनों महिलाओं का अगर 1-2 मामले में भी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उन्हें कम से कम सजा दी जाए। उज्जवल निकम बोले कि जिस माँ ने अपने 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस माँ के, उसने 12-13 मासूम बच्चों की जान ली है, बेरहमी से दीवार में लोहे की रॉड पर पटक कर मारा है। ऐसी मानसिकता का व्यक्ति यदि समाज में जिंदा रहेगा तो पूरा समाज खौफजदा रहेगा। और जिस बेरहमी बर्बरता से के साथ में तीनों ने मिलकर छोटे छोटे बच्चों का कत्ल अपने लालच में किया है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ये देश का पहला ऐसा मामला है और अब ये आखिरी मामला होना चाहिए। किडनैपिंग के लिए 2 बच्चों का अंजनाबाई ने छोड़ा था और इन बच्चों ने कोर्ट में बयान दिया। 22 जून 2001 को कोल्हापुर सेशन कोर्ट के एडिशनल जज GL एडके ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि विरल से विरलतम कहा। उन्होंने 1100 पन्नों की जजमेंट में 9 बच्चों में से 6 बच्चों के मर्डर का मामले में रेणुका और सीमा को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड सुनाया। जज ने भारी मन से कहा कि एक जज के लिए यह सबसे कठिन काम होता है इस बात को चुनना कि आरोप साबित होने के बाद में आरोपी को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए। रेणुका और सीमा ने सिर्फ पैसों के लालच में अपने फायदे के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल किया और फिर उनको मार दिया। ये पूरा खूनी खेल प्री प्लान था। इसमें किरण शिंदे के अलावा कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। हालांकि किरण ने भी इस अपराध में शामिल है। इससे बड़ा विरलतम मामला और क्या हो सकता है जिसमें दोनों आरोपियों ने गोरी नाम की बच्ची का गला दबाकर मर्डर करने के बाद में फिल्म देखी और लाश सिनेमा हॉल के टॉयलेट में जाकर फेंक दी। इससे बर्बरता की हद समझी जा सकती है। इन आरोपियों की मानसिकता कितनी क्रूर है। पंकज नाम के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया गया। उसकी बॉडी से पोस्टमार्टम टीम ने 42 जख्म के निशान दर्ज थे। क्रांति का गन्ने के खेत में मर्डर किया गया। इससे ज्यादा क्रूरता और क्या हो सकती है। यह अत्यधिक क्रूर और दिल को विचलित करने वाला मामला है। सभी असहाय बच्चों का कत्ल किया गया। ये इनका सॉफ्ट टारगेट था। सिर्फ और सिर्फ खुद की लग्जरी लाइफ के लिए रेणुका के शिवाजी कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा थे। ये सारे के सारे पैसे चोरी के थे और जिस तरह से 6 साल से वो एक के बाद एक जुर्म को अंजाम उन्होंने दिया था, इन दोनों को सजाए मौत से कम नहीं दी जा सकती। भारत के कानून में यही सबसे बड़ा सजा है जो दी जा सकती है। यानी इससे भी बड़ी सजा अगर कोई होती तो वो मैं सजा इन दोनों दोषियों को देता। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाली रेणुका खुद 4 बच्चों की मां है। एक मां ऐसा कैसे कर सकती है। इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। दोनों को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की सजा सुनाई जाती है। सेशन कोर्ट के खिलाफ दोनों बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिसे 2004 में कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की जो फांसी की सजा थी उसको बरकरार रखा। दोनों ने उस वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास में दया याचिका दाखिल की, लेकिन 2015 में उन्होंने भी इसे खारिज कर दिया। इसी बीच फिर से दोनों बॉम्बे हाई कोर्ट चली गई। 2022 में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो कैदी लंबे समय से फांसी की सजा का इंतजार कर रहे हैं उनकी सजा को उम्र कैद में बदला जाता है। अभी रेणुका और शिंदे की सीमा गावित पुणे की यरवदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।